क्या करेगा? आज तो अकाउंट्स पढ़ेगा। अरे नहीं मतलब रेक्टिफिकेशन खत्म। Oh shit! अब क्या करेगा आज? फाइनल अकाउंट्स। लास्ट क्लास में तो बोला था अपन फाइनल अकाउंट स्टार्ट करेगा आज। तुम्हें तो बोला था हाँ हम तो आएगा फाइनल अकाउंट हम लोग से पढ़ेंगे। अच्छा देखो अब नया चैप्टर स्टार्ट करता है। फाइनल अकाउंट्स, ठीक है। देखो जब फाइनल अकाउंट्स का बात करते हैं ना, बेसिकली फाइनल अकाउंट्स का मतलब क्या, जर्नल हो चुका, सब्सिडियरी बुक्स हो चुका, ये थांबा रे, जर्नल हो चुका, सब्सिडियरी बुक्स हो चुका, ट्रायल बैलेंस हो चुका। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द फाइनल अकाउंट्स, ठीक है। एट द एंड ऑफ द ईयर जो अपन बनाते हैं टू नो द प्रॉफिटेबिलिटी और फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस, राइट। अब बिजनेसेस डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स का है, कुछ सोल प्रोप्राइटरशिप है, कुछ पार्टनरशिप है, ठीक है, कुछ आपका तुम जा रहे फटाफट जाओ। हम सब तो जब बिजनेसेस की बात करता है, एक होता है सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस, एक इंडिविजुअल पर्सन जब अपना बिजनेस रन करता है उसको अपन बोलते हैं सोल प्रोप्राइटरशिप। जब दो या उससे ज्यादा लोग मिलके एक साथ बिजनेस करें तो वो जाता है पार्टनरशिप, ठीक है। बट सोल प्रोप्राइटरशिप और पार्टनरशिप में मेजरली देखे तो नंबर ऑफ पीपल्स का ही डिफरेंस है, ज्यादा कोई डिफरेंस नहीं है। सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस में लाइबिलिटी अनलिमिटेड होता है, कल को बिजनेस डूब गया, कोई भी लाइबिलिटी है तो जो मालिक है उसको अपना पर्सनल प्रॉपर्टी बेच के भी पे ऑफ करना पड़ेगा। मतलब प्रैक्टिकली वी स्टडी दैट सेपरेट लीगल एंटिटी होता है, बिजनेस एंड बिजनेसमैन आर टू सेपरेट पर्संस, बट लॉजिकली नहीं होता सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस में। फ्रॉम अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू होता है, बट जब कोई भी डिसोल्यूशन होगा, जब कोई फ्रॉड होगा या फिर कोई वाइंडिंग अप का टाइम आएगा तब पर्सनल प्रॉपर्टी भी सेल आउट करके पे ऑफ करना होता है। तो सोल प्रोप्राइटरशिप मतलब पूरा अनलिमिटेड लाइबिलिटी है। सिमिलरली पार्टनरशिप बिजनेस, वहां पे भी अनलिमिटेड लाइबिलिटी, लाइबिलिटी लिमिटेड नहीं है, अनलिमिटेड का मतलब होता है दैट आपका पर्सनल प्रॉपर्टी भी बेचा जाएगा इफ देयर इज नॉट सफिशिएंट फंड इन योर ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। बट पार्टनरशिप फॉर्म ऑफ बिजनेस का एक नया स्टैंडर्ड वे है लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप। इट इज अ टाइप ऑफ कंपनी बट नॉट कंपनी, ठीक है। वहां पे मेंबर्स का लाइबिलिटी लिमिटेड हो जाता है। दिस इज द थर्ड फॉर्म ऑफ बिजनेस जो इंडिया में हो सकता है। नंबर वन इज सोल प्रोप्राइटरशिप, नंबर टू पार्टनरशिप, नंबर थ्री एलएलपीज लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप, एंड नंबर फोर इज कंपनी। आप इंडिया में ये चार फॉर्म्स ऑफ बिजनेस कर सकता है, ठीक है। या और एक होता है हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, एचयूएफ, ठीक है। बट उसको कॉमनली नहीं लेंगे, वो एचयूएफ तो तभी हो पाएगा जब शादी वादी हो गया, बच्चा बच्चा है तो मिला के आपने एक एचयूएफ बना दिया। बट नॉर्मली ये चार टाइप ऑफ बिजनेस है, सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप, एलएलपी एंड कंपनी। आपका क्लास 11 का जो पूरा सिलेबस है वो है फर्स्ट फॉर्म ऑफ बिजनेस पे, दैट इज सोल प्रोप्राइटरशिप। तो यहाँ पे अपन जो फाइनल अकाउंट्स का बात कर रहे हैं ना, वी आर टॉकिंग अबाउट फाइनल अकाउंट्स ऑफ अ सोल प्रोप्राइटर, ऑफ अ सोल प्रोप्राइटर। आपके बुक्स में चैप्टर का नाम क्या है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट, राइट। चाहे आप फाइनल अकाउंट बोलो चाहे फाइनेंशियल स्टेटमेंट, नाउ दे हैव यूज्ड द टर्म फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। तो आपको मीनिंग ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पता होना चाहिए कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में आता क्या क्या है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट इंक्लूड्स, अब ध्यान रखना जब मैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट यहां समझा रहा हूं, यहां सिर्फ मैं एक फॉर्म ऑफ बिजनेस के बारे में बात कर रहा हूं, दैट इज सोल प्रोप्राइटरशिप। सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस की बात कर रहे हैं। मैं यहां पे पार्टनरशिप बिजनेस की बात नहीं कर रहा, एलएलपी की बात नहीं कर रहा, कंपनीज की बात नहीं कर रहा। पार्टनरशिप, एलएलपीज एंड कंपनी वी विल डिस्कस इन क्लास 12, ठीक है। लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप, वो भी एक फॉर्म ऑफ पार्टनरशिप बिजनेस है, बट वहां पे एक्चुअल में सेपरेट लीगल एंटिटी है, वहां पे अनलिमिटेड नहीं है। कल को एलएलपी में पैसा नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं है जितने भी पार्टनर्स हैं उनको अपना पर्सनल प्रॉपर्टी बेच के लाना पड़ेगा, नहीं, ऐसा नहीं है।
कम एलएलपी के नाम पे जितना एसेट्स है वो आप बेच दो, दैट्स इट, उससे ज्यादा कुछ भी नहीं होगा। जस्ट लाइक अ कंपनी, जैसे एक कंपनी में क्या होता है, कंपनी में कल को वाइंड अप करना है, बंद करना है, कंपनी ने बोला नहीं मेरे पास पैसा नहीं है, मैं लिक्विडेट होना चाहती हूँ, तो कंपनी के नाम पे जितना एसेट्स है ना वो बेचे गए, पैसा आएगा और लाइबिलिटीज को पे ऑफ करेंगे। यदि अभी भी 100% लाइबिलिटीज पे ऑफ नहीं हुआ तो इसका मतलब ये नहीं कि मालिक लोग का पर्सनल एसेट्स बिकेगा। तो सेम थिंग गोज इन एलएलपी। एलएलपी इज अ टाइप ऑफ जॉइंट वेंचर, थोड़ा सा डिफरेंट हो गया। जॉइंट वेंचर बिजनेस क्या होता है, आप एक पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के लिए जब साथ में मिलते हैं उसको हम जॉइंट वेंचर बोलते हैं। जैसे समझ लो तुम्हारा एक बिजनेस है, मेरा एक बिजनेस है, तुम भी एक कंस्ट्रक्शन का बिजनेस करते हो, मैं भी कंस्ट्रक्शन का बिजनेस करता हूं। लेट्स से सपोज मेरे को गवर्नमेंट से एक बड़ा प्रोजेक्ट मिल गया, ब्रिज बनाना है, बट इट्स नॉट पॉसिबल कि मैं अकेला बना पाऊं, तो मैं बोलता हूं यार क्यों ना हम दोनों मिलकर ये प्रोजेक्ट कंप्लीट कर ले, तुम्हारा भी कुछ प्रॉफिट होगा, मेरा भी कुछ प्रॉफिट होगा। तो जस्ट वो एक प्रोजेक्ट, वो ब्रिज बनाने के लिए हम जो साथ में मिले ना उसको हम जॉइंट वेंचर बोलते हैं। ठीक है, आई बात समझ में? एक बार वो ब्रिज कंप्लीट हो जाएगा, हमारा वेंचर भी खत्म, फिर तुम अपना धंधा मैं अपना धंधा। क्लियर है? तो यहां पे फाइनेंशियल स्टेटमेंट का मतलब क्या? फाइनेंशियल स्टेटमेंट हियर विल इंक्लूड थ्री थिंग्स। ठीक है, व्हेन आई एम टॉकिंग ऑफ ए सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस, फाइनेंशियल स्टेटमेंट इंक्लूड थ्री थिंग्स। नंबर वन, ट्रेडिंग अकाउंट। नंबर वन, ट्रेडिंग अकाउंट। एकदम इनिशियल जब अपन बेसिक्स क्लास स्टार्ट किया था तो वहां पे भी इसका टर्म्स का यूज किया था। तो ट्रेडिंग अकाउंट बेसिक कंसेप्ट में हमने पढ़ा था कि एक बिजनेस ट्रेडिंग अकाउंट क्यों बनाता है, टू असरटेन ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस ऑफ अ बिजनेस, टू असरटेन ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस ऑफ अ बिजनेस। फिर से बोल रहा हूं, ये सिर्फ सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस के लिए अपन डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, सेकंड एलिमेंट जो इंक्लूड होता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में फॉर ए सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस इज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्यों बनाते हैं? यस, टू असरटेन नेट प्रॉफिट और नेट लॉस ऑफ अ बिजनेस। Then thirdly, we prepare balance sheet. बैलेंस शीट क्यों बनाते हैं? टू ascertain financial position of a business. To ascertain financial position of a business, that is position of assets and liabilities. ठीक है, क्लियर है? तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट का मतलब ये तीन चीज बनाते हैं। ये इससे भी बड़ा होता है डेफिनेशन, बट जब मैं सोल प्रोप्राइटरशिप की बात करता हूं तो ये तीन ही चीज आता है। ऐसे इसमें नोट्स टू अकाउंट्स भी आते हैं, कैश फ्लो स्टेटमेंट भी आता है, चेंजेस इन इक्विटी आता है, बट वो कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू डेफिनेशन हो जाएगा जो अपन क्लास 12 में टच करेंगे। ठीक है, आपका क्लास 12 में एक बुक होगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस बोल के, पूरा कंप्लीट बुक होगा, वहां पे सर्टेन छोटे छोटे 4-5 चैप्टर्स है, वो प्योरली कंपनीज के बारे में बात करेंगे। तो ठीक है, वहां पे फिर से अपन ये डेफिनेशन टच करेंगे, बट फॉर सोल प्रोप्राइटरशिप पॉइंट ऑफ व्यू हमें ये तीन चीज के बारे में बात करता है। तो आपका जो चैप्टर है फाइनेंशियल स्टेटमेंट, बेसिकली वो आपको ये बनाना सिखाएगा, ये बनाना सिखाएगा और ये बनाना सिखाएगा। आई बात समझ में? क्लियर है? अब थोड़ा सा पीछे जाते हैं, जब एकदम बेसिक अकाउंट सीख रहे थे तो वहां पे आपने एक मॉडर्न अप्रोच ऑफ अकाउंटिंग सीखा था और एक ट्रेडिशनल अप्रोच। ठीक है, ट्रेडिशनल अप्रोच में तीन नेचर ऑफ अकाउंट थे, पर्सनल,
रियल, नॉमिनल, एंड मॉडर्न अप्रोच में एसेट्स, लाइबिलिटीज, इनकम, एक्सपेंस, कैपिटल, राइट। तो मैं जस्ट एक बार मॉडर्न अप्रोच लिख रहा हूं, कोई भी लिखो उससे फर्क नहीं पड़ेगा। नेचर ऑफ अकाउंट्स, ये सब क्लैरिटी होना बहुत जरूरी है। नेचर ऑफ अकाउंट्स, एसेट, लाइबिलिटीज, कैपिटल, इनकम, एक्सपेंस। ये 5 नेचर ऑफ अकाउंट्स होते हैं बिजनेस में। इसी में ही हम लोग बोल सकते हैं पर्सनल, रियल एंड नॉमिनल। ठीक है, इन्हीं को मैं ऐसे लिख सकता हूं ना, ये मेरा रियल नेचर, ऐसी आर लिख दिया मैंने इसमें। लाइबिलिटी सारी की सारी पर्सनल होती है, कैपिटल इज पर्सनल, इनकम इज माय नॉमिनल, एक्सपेंसेस आर नॉमिनल, है ना। तो जो रेड से लिखा वो अपना ट्रेडिशनल अप्रोच हो गया, और जो ब्लू से लिखा वो मेरा मॉडर्न अप्रोच हो गया। क्लियर है। अब देखो, एसेट्स एंड लाइबिलिटीज की जब मैं बात करता हूं, व्हेन आई टॉक अबाउट एसेट एंड लाइबिलिटीज, दो तरह की एसेट्स होती है। एक वो एसेट्स जो मेरे को विद इन 12 मंथ कैश में कन्वर्ट हो जाएगा, या जिसका बेनिफिट 12 मंथ्स तक ही मिलेगा। और एक वो एसेट्स जो बिजनेस में 12 महीने से ज्यादा का मुझे बेनिफिट देगा। राइट, पढ़ा था बेसिक्स क्लासेस में। तो कौन सा एसेट हुआ? एक होता है नॉन करेंट एसेट, और एक होता है करंट एसेट्स। सिमिलरली आपकी लाइबिलिटीज भी दो तरह की होती है। वन इज नॉन करेंट, अनदर वन इज करेंट। यानी जो लाइबिलिटीज हमें नेक्स्ट 12 मंथ्स के अंदर सेटल्ड करनी है, वो मेरे लिए करंट लाइबिलिटी, एंड जो लाइबिलिटी आपको 12 मंथ्स के बाद में सेटल्ड करनी है इज अ नॉन करंट लाइबिलिटी, एंड कैपिटल इज कैपिटल। अब बात करते हैं इनकम के बारे में। आप लोग बनाते रहना ये सब। इनकम्स, अब बिजनेस में दो तरह का इनकम है। ठीक है, एक को हम बोलते हैं ऑपरेटिंग इनकम। ऑपरेटिंग मतलब जिस चीज में बिजनेस डील कर रहा है उससे जो हमने कमाया, दैट इज माय ऑपरेटिंग। और बाकी इनकम्स हो गई मेरी नॉन ऑपरेटिंग। ठीक है, ऑपरेटिंग इनकम में वैसे तो 3 चीजें काउंट होती है, बट फॉर योर नॉलेज पर्पस, क्लास 12 में अपन इसको ब्रेकअप कर लेंगे थोड़ा सा। फॉर योर नॉलेज पर्पस जो क्लास 11 आपको रिक्वायर्ड है, ध्यान रखना ऑपरेटिंग का मतलब क्या। जैसे सपोज यू आर डीलिंग इन मेडिसिन, ड्रग्स की दुकान है आपकी। ठीक है, तो आपके लिए ऑपरेटिंग इनकम क्या होगा? मेडिसिन बेचना, उससे जो पैसा मिला, दैट इज योर ऑपरेटिंग इनकम। इफ आपका रेडीमेड गारमेंट का शॉप है तो आपके लिए ऑपरेटिंग इनकम क्या होगा? सेलिंग ऑफ क्लोथ्स। ठीक है, सपोज आपका सीए का ऑफिस है, देन जो सर्विस हम प्रोवाइड कर रहे हैं, सेलिंग ऑफ सर्विस। जैसे लॉयर का ऑफिस है, वो तो सामान नहीं बेचता है ना, तो उसका मेन काम क्या है? शेयर करना नॉलेज, यानी बेसिकली सर्विस देना। इज इट क्लियर? रेस्टोरेंट में कंबाइन होता है, रेस्टोरेंट में गुड्स भी बेचते हैं उन लोग एंड सर्विसेज भी बेचते हैं। इज इट क्लियर? तो ऑपरेटिंग इनकम का मतलब हो गया सेल ऑफ गुड्स और सर्विसेज। यानी गुड्स बेच के जो आपको पैसा मिल रहा है वो एक तरफ, या जिसमें हम डील कर रहे हैं सर्विस भी हो सकता है,
इट मे बी गुड्स, इट मे बी सर्विस। जैसे हॉस्पिटल, हॉस्पिटल सामान थोड़ी बेचता है, हॉस्पिटल सर्विस बेचता है, डॉक्टर सर्विस बेचते हैं, क्लियर है? तो वो क्या सर्विसेज हो गया। तो जो भी आप गुड्स और सर्विसेज सेल करते हैं वो ऑपरेटिंग इनकम है। जो उसके साथ में वो मेडिसिन वगैरह है या फिर एक्स्ट्रा इनकम्स, बहुत सारी एक्स्ट्रा इनकम, जैसे हॉस्पिटल का बहुत बड़ा फंड है, उसने कहीं पे इन्वेस्ट कर रखा है, तो उससे जो इनकम आ रही है वो नॉन ऑपरेटिंग हो गई। या फिर हॉस्पिटल के पास एक एक्स्ट्रा फ्लोर पड़ा है जो यूज नहीं आता है, उसने ऐसे ही किसी को यूज करने के लिए रेंट पे दे दिया, तो उससे जो पैसा आ रहा है वो नॉन ऑपरेटिंग हो गया, ठीक है? तो अदर देन सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज कोई भी इनकम होती है तो आप उसको नॉन ऑपरेटिंग ट्रीट करोगे फॉर क्लास 11। वैसे तो ऑपरेटिंग में 3 चीज आता है, चलो मैं यहीं पे लिखा देता हूं, छोड़ो फिर कंफ्यूज हो जाओगे आप लोग। एक होता है सेल ऑफ गुड्स, एक होता है डिस्काउंट रिसीव्ड। नाउ डिस्काउंट मिलना इज ए नॉर्मल डे टू डे बिजनेस एक्टिविटी। इफ आप प्रॉपरली अपने सप्लायर के साथ काम कर रहे हैं तो वो सप्लायर आपको क्या करता है, डिस्काउंट देता है ना, तो इट्स एन ऑपरेटिंग इनकम। देन कमीशन रिसीव्ड, बस ये 3 इनकम ही मेरी ऑपरेटिंग इनकम होती है। सेल ऑफ गुड्स और सर्विसेज, डिस्काउंट रिसीव्ड एंड कमीशन रिसीव्ड। इसके अलावा कोई भी इनकम हो रही है बिजनेस में आपको, जैसे इंटरेस्ट मिलना, आपने अपने बिजनेस का पैसा किसी को उधार दे रखा है, तो रिटर्न में वो आपको क्या करेगा, इंटरेस्ट पे करेगा। आपके पास एक्स्ट्रा प्रीमाइसेस, आपने उसको रेंट पे लगा रखा है, तो वो इनकम हो सकती है। लॉटरी इनकम हो सकती है, प्रॉफिट फ्रॉम सेल ऑफ एसेट्स हो सकता है, ठीक है? आपने अपने बिजनेस का पैसा किसी और कंपनी के शेयर में लगा दिए, शेयर मार्केट में, वहां से जो प्रॉफिट मिल रहा है डिविडेंड, वो भी हो सकता है, ठीक है? एनी इनकम अदर देन दिस 3 इनकम्स आर ट्रीटेड एज नॉन ऑपरेटिंग इनकम। हाँ, जो आपने बोला था कि अगर एक फ्लोर ऐसे खाली पड़ा है, अगर रेंट पे दे दिया तो बिजनेस का इनकम कैसे होगा? तो आपका अलग से वो फ्लोर तो बिजनेस के नाम पे है ना, बिजनेस की बुक्स में एसेट है, तो आप बिजनेस की बुक्स की एसेट्स को ही तो यूज करके कमा रहे हो ना, तो वो बिजनेस की इनकम में काउंट होगा। यदि तुम्हारी पर्सनल कोई एसेट है तब वो बिजनेस में काउंट नहीं होगी। बिजनेस की एसेट, सपोज मैंने ये रूम लिया रेंट पे, मुझे आधा स्पेस चाहिए, तो मैंने आधा किसी और को रेंट पे दे दिया, तो उससे जो मिलेगा दैट इज माय नॉन ऑपरेटिंग इनकम। नॉन ऑपरेटिंग इनकम बेसिकली जहां पे हमारा मोटिव वो नहीं था, हमारा बिजनेस मोटिव है, जैसे दुकान खोली आपने गारमेंट्स की, तो भाई वहां मोटिव क्या था कि हम गारमेंट्स खरीदेंगे और बेचेंगे। अब उसके अलावा कुछ भी आप कमा रहे हो दैट इज योर नॉन ऑपरेटिंग, जो बिजनेस रन करने के लिए कंपलसरी नहीं है, ठीक है? तो एनी अदर इनकम, एनी इनकम अदर देन ऑपरेटिंग, वो सब नॉन ऑपरेटिंग है। एनी इनकम, एग्जांपल रेंट रिसीव्ड, इंटरेस्ट रिसीव्ड, डिविडेंड रिसीव्ड, rent received, interest received, profit on sale of asset, etc. ये सब मेरी नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स होती है, क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे। अब सिमिलरली एक्सपेंसेस, वहां स्पेस नहीं, मैं नीचे लिख रहा हूं एक्सपेंसेस का ब्रेकअप। एक्सपेंसेस भी बिजनेस में 2 तरह के होते हैं, एक वो खर्चे जो आप गुड्स परचेज करने के लिए या गुड्स मैन्युफैक्चर करने के लिए करते हो, ठीक है? एक वो एक्सपेंसेस जो हम गुड्स परचेज करने के लिए या फिर गुड्स मैन्युफैक्चर करने के लिए करते हैं। क्योंकि देखो, या तो आप क्या होंगे, ट्रेडर, या फिर आप मैन्युफैक्चरर होंगे। मैन्युफैक्चरर हो तो गुड्स मैन्युफैक्चर करके ही तो बेचोगे ना। और इफ आप ट्रेडर हो तो आप क्या करते हो, फिनिश गुड्स परचेज करते हो, बना बनाया गुड्स खरीदा और उसको बेच दोगे। जैसे कि सपोज आपने कोई ग्रोसरी स्टोर खोला, तो ग्रोसरी स्टोर में जो चिप्स वगैरह बिस्किट वगैरह बेचते हैं वो क्या है, आप बना थोड़ी रहे,
आपने तो बना बनाया ब्रांडेड खरीदा और उसको आगे कस्टमर को बेच रहे हो ना, तो आप ट्रेडर कहलाते हो। इज इट क्लियर? बट आप इन हाउस अपना मैन्युफैक्चर कर रहे हो चिप्स वगैरह, फिर उसका पैकेजिंग करवाते हो, फिर बेचते हो, देन यू आर ए मैन्युफैक्चरर। क्लियर है? आई बात समझ में? तो एक्सपेंसेस दो तरह का, एक है गुड्स को खरीदने में जो खर्चा लगता है, या तो गुड्स को खरीदने में या फिर गुड्स को बनाने में, मैन्युफैक्चर करने में। एक खर्चा वो जो गुड्स को खरीदने में या फिर बनाने में, दूसरा खर्चा वो जो बेचने के लिए या फिर बिजनेस को मैनेज करने के लिए। क्या बोला मैंने? पहला खर्चा क्या? गुड्स परचेज रिलेटेड और मैन्युफैक्चरिंग रिलेटेड। सेकंड, सेल रिलेटेड और टू रन द बिजनेस। ठीक है? तो दो ही तरह के बिजनेस में एक्सपेंस होते हैं। वन एक्सपेंस इज टर्म्ड एज डायरेक्ट एक्सपेंसेस, और एक होता है इनडायरेक्ट एक्सपेंस। बोलो। ट्रांसपोर्ट, अगर हम लोग रॉ मटेरियल्स को ट्रांसपोर्ट करवाएंगे तो इट्स अ डायरेक्ट एक्सपेंस। डायरेक्ट, जब तक अब रॉ मटेरियल से तो तुम फिनिश गुड्स बनाओगे ना, तो वो रॉ मटेरियल जो आ रहा है दैट इज अ डायरेक्ट एक्सपेंस। गुड्स को अगर ट्रांसपोर्ट किया तो फिनिश मतलब ट्रेडर हो तुम, वो भी डायरेक्ट एक्सपेंस, वो भी डायरेक्ट एक्सपेंस। बे हाँ, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट्स जैसे तुम्हारे बुक्स में तुमने एक फर्नीचर खरीदा, दुकान के नाम, दुकान में फर्नीचर बनाया, सपोज एक टेबल खरीदी, ठीक है, 10,000 रुपए में टेबल खरीदी, यूज कर रहे हो, यूज कर रहे हैं। जब हम यूज करते हैं तो उस टेबल की वैल्यू बढ़ रही होगी या कम हो रही होगी? उस कम वैल्यू को हम क्या बोलते हैं? डेप्रिसिएशन। डेप्रिशिएट हो रहा होगा। होते 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 अब तुमने 3 साल 4 साल यूज कर लिया, अब तुम्हारे बुक्स में आफ्टर डेप्रिसिएशन उसकी वैल्यू है 2,000, और अब तुमको ये बेच के नया खरीदना है, तुमको एक बायर मिल जाए जो 3,000 में खरीदने को रेडी है, तुम्हारे लिए तो उसकी वैल्यू कितनी है? कितने में बेच रहे? 1,000 रुपए प्रॉफिट हुआ ना? क्या हमारा इंटेंशन ये था कि जिस दिन हमने दुकान खोली थी कि हम फर्नीचर खरीदेंगे बेचेंगे, खरीदेंगे बेचेंगे? ये नहीं था ना। दुकान के नाम, एवरीथिंग बिजनेस के नाम पे, पर्सनल कुछ भी नहीं हो रहा। वी डू अकाउंटिंग फॉर द बिजनेस, वी डोंट डू अकाउंटिंग फॉर एनी पर्सन। बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है, वो बिजनेस के नाम पे ही होगा, बिजनेस के अंदर ही होगा, तभी होगा। अपनी पर्सनल एसेट बेच के वो प्रॉफिट लॉस, उसकी कहानी पूरी अलग है, वहां कैपिटल गेन टैक्स वगैरह आ जाएगा, वो कहानी अलग है। बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से बिजनेस की वो इनकम क्लियर है, वो बिजनेस का ही एसेट होना पड़ेगा, पर्सनल एसेट नहीं। सपोज कोई आप सेलर हो एक, हाँ, और आपने सर्विसेज प्रोवाइड किया एक कस्टमर को, जैसे चाय खाना, ये सब डायरेक्ट हो गया इनडायरेक्ट? चाय खाना सर्विस प्रोवाइड किया तो मैंने खर्चा क्या किया इसमें? मतलब जैसे वो और कुछ लेने आया है तो एक सर्विस दी आपने बस। जैसे आप कोई कस्टमर ऑर्डर देना है आपको, आप हम क्या चीज में डील करते हैं? आप कपड़ा में डील करते हैं। चलो, मैं टेक्सटाइल की दुकान है मेरे यहाँ, ठीक है, वो होलसेलर आया, वो ऑर्डर लिया, आप उसको चाय पानी ऑफर दिया, उसका जो खर्चा इट्स एन इनडायरेक्ट एक्सपेंस, क्योंकि मैं सेल करने के लिए वो खर्चा कर रहा हूं। सपोज मेरी एक टेक्सटाइल की दुकान है, मैंने मुंबई से गुड्स खरीदा, वहां ऑर्डर प्लेस कर दिया। अब वो गुड्स ट्रांसपोर्टर से यहां तक आएगा ना मेरे पास, पहले आएगा ट्रांसपोर्टर तक, फिर ट्रांसपोर्टर से मैं ठेले वाले से अपने दुकान तक लेके आऊंगा ना, तो बॉम्बे से लेके ट्रांसपोर्टर तक जो आया, जो खर्चा लगा, दैट इज माय डायरेक्ट एक्सपेंस। देन फिर उस ट्रांसपोर्टर के घर से लेके मेरे ऑफिस या दुकान तक जो खर्चा लगा, वो भी डायरेक्ट एक्सपेंस। एक बार गुड्स मेरे यहां पहुंच गया, उसके बाद मैंने कोई भी खर्चा किया, इट्स एन इनडायरेक्ट एक्सपेंस। एनी एक्सपेंसेस रिलेटेड टू प्रोक्योरमेंट ऑफ गुड्स, मतलब परचेज ऑफ गुड्स, और मैन्युफैक्चरिंग रिलेटेड, मतलब फैक्ट्री एक्सपेंसेस, आर ऑल डायरेक्ट एक्सपेंसेस। एनी एक्सपेंस अदर देन दैट इज एन इनडायरेक्ट एक्सपेंस। जैसे कि मैं अपने स्टाफ को सैलरी देता हूं, इट्स एन इनडायरेक्ट एक्सपेंस। मैंने अपने शॉप का रेंट पे किया, इट्स एन इनडायरेक्ट एक्सपेंस। मैंने एडवर्टाइजमेंट करवाया, इट्स एन इनडायरेक्ट एक्सपेंस। चाय कॉफी टी स्नैक्स, इनडायरेक्ट एक्सपेंस। हाँ, हाँ, फैक्ट्री लाइटिंग इज अ डायरेक्ट एक्सपेंस, वेयर इज, बिकॉज फैक्ट्री में क्या होता है, मैन्युफैक्चर करते हैं, एक प्रोडक्ट का कॉस्ट कैसे डिफाइन होता है? सपोज तुम एक पेन बनाते हो, हाउ विल यू डिफाइन कि इस पेन का सेलिंग प्राइस क्या होना चाहिए? उसके लिए तुम उस पेन का कॉस्ट प्राइस देखते हैं ना। वही छोड़ो,
सिंपलेस्ट जो आजकल आप लोग ऑब्जर्व करते हो, होममेड केक्स, बहुत जन रीसेल करते हैं, घर पे केक बनाते हैं, राइट? तो जब आप वो केक का सेलिंग प्राइस डिसाइड कर रहे हो, उसके अंदर में सपोज आपने बोला कि आपने एक हाफ केजी का केक बनाया, इसका 800 रुपए, हाँ इतना महंगा केक, इतना का तो खर्चा ही नहीं लगा होगा, तब तुम क्या बोलता है, दीदी इतना इतना मटेरियल लगा है, मेरा गैस जला है, मेहनत लगा है इलेक्ट्रिसिटी वगैरह, ये कहां से आएगा? ये तो मैं आपसे ही रिकवर करूंगी ना, राइट? तो मैन्युफैक्चरिंग का जो कॉस्ट पर यूनिट निकालना होता है, उसमें आप फैक्ट्री का सारा खर्चा काउंट करते हो, फिर एक यूनिट का कॉस्ट निकलता है, ठीक है? दैट्स व्हाई फैक्ट्री लाइटिंग इज अ डायरेक्ट एक्सपेंसेस, वेयर इज ऑफिस लाइटिंग, वो जो खर्चे हैं वो हम अपने प्रॉफिट से निकालते हैं। एक बार कॉस्ट पता कर लिया, फिर हम उसमें प्रॉफिट मार्जिन ऐड करते हैं। उस जब प्रॉफिट मार्जिन ऐड कर रहे होते हैं ना, उसमें हम सारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को कंसीडर करते हैं कि यार मेरा बिजनेस का इतना खर्चा भी तो है, वो भी तो निकालना पड़ेगा, तो दैट कम्स फ्रॉम प्रॉफिट। क्लियर है? फैक्ट्री में स्टाफ काम कर रहा था, डायरेक्ट एक्सपेंस, उसका खर्चा भी कॉस्ट ऑफ यूनिट में आ जाएगा। Yes, everything related to production or purchase of goods is a direct expense. Any other expense than that is a indirect expense. ठीक है? अब जैसे कैरेज मतलब भाड़ा, एक जगह से जब दूसरी जगह जब आप गुड्स लेके आते हो तो उसमें कैरेज लगता है। एक होता है कैरेज इनवर्ड और एक होता है कैरेज आउटवर्ड, ठीक है? जैसे परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न होता है ना, रिटर्न इनवर्ड, रिटर्न आउटवर्ड, वैसे कैरेज इनवर्ड यानी गुड्स जो घर पे आ रहा है उसके लिए जो आपने खर्चा किया उसको हम कैरेज इनवर्ड बोलते हैं, डायरेक्ट एक्सपेंस। लेकिन कैरेज आउटवर्ड यानी मेरा गुड्स जा रहा है तब मेरा खर्चा हो रहा है, दैट इज एन इनडायरेक्ट एक्सपेंस। गुड्स जाने का कोई भी खर्चा डायरेक्ट नहीं होता, गुड्स जब तक आपके प्रीमाइसेस तक नहीं आ जाता, बिजनेस तक नहीं आ जाता, वही आपका डायरेक्ट एक्सपेंस है। फिर एक होता है वेजेस, एक होता है सैलरीज, एक होता है वेजेस और एक होता है सैलरीज। वेजेस इज अ डायरेक्ट, whereas salaries is a salary is given to your permanent employees, but wages जो डेली बेसिस पे काम करने आते हैं हम उसी को देते हैं, राइट? आई बात समझ में? बट व्हेन आई यूज द टर्म salaries and wages, but if I say wages and salaries, जब ये कंबाइंड दोनों वर्ड का एक्सपेंसेस है तो समझना कि इसका लॉजिक क्या है। एक मैंने बोला वेजेस, एक बोला सैलरीज, अलग 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 है तो प्रॉब्लम ही नहीं है, वेजेस इज अ डायरेक्ट, सैलरीज इज अ इनडायरेक्ट। लेकिन बोल दिया फैक्ट्री एम्प्लॉय सैलरी, ऐसा बोल दिया फैक्ट्री एम्प्लॉय सैलरी, देन डायरेक्ट, फैक्ट्री का जो भी खर्चा है वो डायरेक्ट। बट बोला नॉर्मल सैलरी, दैट मींस इनडायरेक्ट एक्सपेंस, वो ऑफिस के एम्प्लॉयज की बात कर रहे हैं। बट व्हेन आई यूज द टर्म सैलरीज एंड वेजेस, जब आप दो एक्सपेंस या दो हेड्स को कंबाइन यूज करते हैं ना, इसमें जो पहला टर्म यूज होता है ना वही आपका मेजर एक्सपेंस है, बाकी छोटा मोटा हो, राइट? व्हेन आई से सैलरीज एंड वेजेस, दैट मींस सैलरी पोर्शन इज हायर देन माय वेजेस, मतलब मेजरली हमारा सैलरी पे होता है, दैट मींस इनडायरेक्ट। बट व्हेन आई यूज वेजेस एंड सैलरीज, मतलब हमारी ऑर्गेनाइजेशन में डेली पेमेंट वाले एक्सपेंसेस ज्यादा है, परमानेंट एम्प्लॉयज बहुत कम है। जैसे फैक्ट्री में ऐसा थोड़ी ना होता सिर्फ डेली वर्कर्स वाले होते हैं, परमानेंट भी तो होते हैं, मैनेजर वगैरह, सुपरवाइजर, वो उन लोगों को तो हम मंथली पे करते हैं, लेकिन जो डेली बेसिस पे काम करने आते हैं उनको हम क्या करते हैं? वेजेस। जैसे अभी देखते हैं ना तुम लोग, अभी वो देखा या नहीं देखा पता नहीं, पुष्पा, पुष्पा में क्या होता है, सारे लेबर लोग को लेके जाते हैं लकड़ी काटने के लिए, और जब पूरा दिन का काम हो जाता है शाम को जब वापस आते हैं तो क्या करते हैं, दहाड़ी देते हैं ना उसको, तो दैट इज अ वेजेस। लेकिन वहां पे उनको सुपरवाइज करने वाला भी एक होता है, उसको डेली बेसिस पे नहीं, उसको मंथली कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से रखा जाता है, राइट? तो वो भी तुम्हारा डायरेक्ट एक्सपेंस है। क्यों? क्योंकि वो गुड्स प्रोक्योर करने के लिए ही किया जा रहा है। इज इट क्लियर? आई बात समझ में? तो लिखना डायरेक्ट एक्सपेंसेस में all the expenses related to purchase of goods, all the expenses related to purchase of goods
और फैक्ट्री एक्सपेंसेस are known as direct expenses. All the expenses related to purchase of goods or factory expenses are known as direct expenses. Example, carriage inward, freight inward, wages, and salaries. फ्रेट इज बेसिकली जब लॉन्ग डिस्टेंस पे एक जगह से दूसरी जगह जो गुड्स आ रहे हैं ना, उसका जो रास्ते का जो खर्चा लगता है, जैसे मैंने मुंबई से परचेज किया और यहां तक गुड्स आ रहे हैं, जो जो रास्ते में ट्रांसपोर्टेशन लग रहा है उसको हम फ्रेट बोलते हैं, फ्राइट, ठीक है। वेयर इज कैरेज इज लोकल डिस्टेंस, शॉर्ट डिस्टेंस के लिए जो हम टर्म यूज कर सकते हैं वो कैरेज हो गया। देन पेट्रोल एंड फ्यूल, इसका ऑफिस में कोई काम नहीं है, फैक्ट्री में ही लगता है, बड़े बड़े जनरेटर्स, डीजल्स वगैरह जो यूज होता है वो वहां पे यूज होता होगा, एक्सेट्रा। वेयर इज इनडायरेक्ट खर्चा, एक बार रिटर्न आउटवर्ड, रिटर्न इनवर्ड का भी एक्सपेंस है। रिटर्न आउटवर्ड मतलब परचेज रिटर्न, और रिटर्न इनवर्ड मतलब सेल्स रिटर्न। आ रहा है, जो हमने दिया था, बेचा था, वो वापस मेरे पास आ रहा है, दैट इज सेल्स रिटर्न। आउटवर्ड मतलब जा रहा है, जो हमने खरीदा था वो हम वापस रिटर्न कर रहे हैं। एनी एक्सपेंसेस अदर देन डायरेक्ट एक्सपेंसेस। Example, salaries and wages, rent, discount allowed, बहुत कुछ हो सकता है, depreciation, printing and stationery, टैक्स कौन सा, इनकम टैक्स इज अ ड्राइंग्स, इट्स नॉट एन एक्सपेंस, इट्स अ लाइबिलिटी। जीएसटी इज नॉट एन एक्सपेंस और नीदर एन इनकम, वो तो सरकार को देना है, ऑब्लिगेशन है हमारी, जो देना है वो ऑब्लिगेशन है, लाइबिलिटी, और जो सरकार से मिलना है दैट इज एन इनपुट, जो एसेट होता है, तो वो एक्सपेंसेस नहीं है। और कोई टर्म्स, इंपोर्ट एक्सपोर्ट जो टैक्स है, अब इंपोर्ट टैक्स लग रहा है, इंपोर्ट ड्यूटी लग रहा है, तो इट्स अ डायरेक्ट एक्सपेंस। इंपोर्ट का मतलब क्या होता है, हम बाहर से खरीद रहे हैं, तो खरीदने से रिलेटेड कोई भी खर्चा तो डायरेक्ट हुआ ना। एक्सपोर्ट का मतलब क्या, हम बेच रहे हैं, तो बेचने से रिलेटेड कोई भी खर्चा इनडायरेक्ट एक्सपेंस। क्लियर है, एक्सेट्रा, बहुत सारे एग्जांपल्स हो गए, लॉस फ्रॉम सेल ऑफ एसेट हो गया, इंटरेस्ट पेड हो गया, तो बहुत सारे खर्चे जितने भी होंगे वो सारे मेरे कहां चले जाएंगे, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में होंगे। क्लियर है, इतना समझ में आ रहा है क्या, वो तो इनकम रिसीव हो रहा है, तो इनकम हुआ, इनकम तो हमने लिखा ना, नॉन ऑपरेटिंग, वो तो इनकम हो गया ना, इधर अपन खर्चे की बात कर रहे हैं, बिजनेस की, ठीक है, आए बात समझ में, क्लियर है। तो ये टर्म्स क्लियर होना बहुत जरूरी है कि डायरेक्ट एक्सपेंसेस क्या होता है, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस क्या होता है, ऑपरेटिंग इनकम क्या है, नॉन ऑपरेटिंग इनकम क्या है, ठीक है।
बस मैं इसको अलग कर रहा हूं, उसको अलग छोड़ दिया, ये दो नीचे अलग छोड़ दिया, क्योंकि कल को आपसे पूछ लेगा कि डिस्काउंट रिसिव्ड कैसी इनकम है, ऑपरेटिंग है या फिर नॉन ऑपरेटिंग है, तो आपको पता होना चाहिए इट इज ऑपरेटिंग, जो बिजनेस के डे ऑपरेशंस में ही होता है, बट जानबूझ के अलग किया क्योंकि मुझे ट्रेडिंग अकाउंट समझाना है। यहां तक क्लियर है? नेचर ऑफ अकाउंट्स, एक्सपेंसेस वगैरह सब कुछ क्लियर है ना? अब देखो, याद करो जर्नल का चैप्टर जहां पे आपने कुछ तो सीखा था। जर्नल सीखा था भैया, क्या फालतू बात कर रहे हो? हाँ जर्नल सीखा था, लेकिन जर्नल में ओपनिंग एंट्री सीखी थी आप। आपने ओपनिंग एंट्री सीखी थी। ये ओपनिंग एंट्री कब पास होती है? साल का स्टार्टिंग में 1 अप्रैल को। ओपनिंग एंट्री का मतलब क्या था? ब्रॉट डाउन ऑफ all the assets and liabilities brought down of all the assets and liabilities on the beginning of year. साल के स्टार्टिंग में प्रीवियस ईयर एंड में जितनी भी एसेट्स एंड लाइबिलिटीज थी उसको ब्रॉट डाउन करने को तो आप ओपनिंग एंट्री बोलते हो। 1 अप्रैल या फिर इट मे बी 1 जनवरी, डिपेंड्स कि बिजनेस में फाइनेंशियल ईयर है या फिर कैलेंडर ईयर। क्लियर है? यहाँ पे ओपनिंग एंट्री पास कैसे करते थे आप? एसेट्स डेबिट होता था, टू ऑल द लाइबिलिटीज, यही करते थे। एंड डिफरेंस वी यूज टू से गुडविल और कैपिटल। इफ माय लाइबिलिटीज इज हायर देन एसेट्स तो आप गुडविल लिखते थे बैलेंसिंग फिगर, एंड इफ योर एसेट्स आर हायर देन लाइबिलिटीज तो आप कैपिटल को एज ए बैलेंसिंग फिगर लिखते थे, बट एंट्री तो यही होता था ना। एक चीज समझना, ओपनिंग एंट्री में आप क्या किया? पिछले साल का मतलब जो 31 मार्च को ईयर एंड हुआ है उसकी उस दिन में आपके बिजनेस में जो एसेट्स एंड लाइबिलिटीज है उसको उठा के आप आगे लेके आ रहे हो। क्या आपने पिछले साल की इनकम और एक्सपेंसेस को भी कैरी फॉरवर्ड किया? क्या नहीं किया। हम सिर्फ एसेट्स एंड लाइबिलिटीज को बिजनेस में कैरी फॉरवर्ड करते रहते हैं, बट इनकम एंड एक्सपेंसेस नहीं कैरी फॉरवर्ड होता। इनकम एंड एक्सपेंडिचर एज पर अक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग सिर्फ करंट ईयर का ही हम देखते हैं टू फाइंड आउट अवर नेट प्रॉफिट एंड नेट लॉस। तो एसेट्स एंड लाइबिलिटीज कैरी फॉरवर्ड होगी। तभी आपने लेजर्स जब सीखा तो वहां पे पर्सनल एंड रियल नेचर के जितने भी अकाउंट्स थे, दैट इज एसेट, लाइबिलिटीज एंड कैपिटल, पर्सनल एंड रियल नेचर के जितने भी अकाउंट्स थे, दैट इज एसेट, लाइबिलिटीज एंड कैपिटल, आप उसको बैलेंस करते थे। डेबिट एंड क्रेडिट साइड का इक्वल चेक करते थे। इफ इक्वल सेम नहीं है तो वी यूज्ड टू बैलेंस कैरी डाउन और बाय बैलेंस कैरी डाउन। उन दोनों को हम बैलेंस करके और उस बैलेंस को ही आप नेक्स्ट ईयर में कैरी फॉरवर्ड करते। आई बात समझ में? लेकिन इनको तो आपने वहां बैलेंस नहीं किया। इनका जस्ट अपन क्या कर रहे थे? टोटल मार्केट छोड़ दिया। डेबिट साइड में टोटल मार्केट छोड़ दिया, क्रेडिट साइड का टोटल मार्केट छोड़ दिया, कुछ भी नहीं किया। बैलेंस कभी भी नहीं किया आपने इनकम और एक्सपेंसेस को, आपने सिर्फ इनको बैलेंस किया। क्यों? क्योंकि ये कैरी फॉरवर्ड होते। तो फिर इनको क्या करना है? इनके लिए भी तो कुछ करना पड़ेगा, नहीं तो खुले रह गए। इसको तो आपने मैच कर दिया,
ये सारे अकाउंट्स को आपने मैच कर दिया बैलेंस शीट यूज करके, लेकिन इनको तो मैच नहीं किया ना, ये तो ओपन रह गए, ये तो खुले पड़े हैं। चाहे आप अपना लेजर्स वाला चैप्टर निकाल के देख लो, वहां पे जितने भी नॉमिनल नेचर के लेजर्स हमने बनाए, वहां पे डेबिट क्रेडिट बैलेंस थोड़ी किया था। गया अपना लेजर, कहां गया? अरे लेबर वाला काम किया था ना अपन। मिल ही नहीं रहा। नहीं मिल रहा, कहाँ गया कहाँ गया? इतना ज्यादा कर लिया कि इतने सारे पीडीएफ है मेरे पास, वो इसमें होगा 181। ऐसा क्वेश्चन क्या था, बहुत सारे लेजर्स बनाए थे हमने। कैश अकाउंट बनाया, श्री गोपाल अकाउंट बनाया, पूनम एंड कंपनी बनाया। अब नाउ कैश इज एन एसेट रियल नेचर। देखो इसका दोनों साइड हमने मैच किया, और मैच करने के लिए भी यूज्ड बैलेंस सीडी। फिर ये बैलेंस नेक्स्ट ईयर कैरी फॉरवर्ड हो गया। श्री गोपाल इज अ पर्सनल, इसको भी हमने क्या किया, मैच किया। पूनम एंड कंपनी पर्सनल, टोटल मैच ही हो रहा था, मैच करने का जरूरत ही नहीं था। स्टॉक इज एन एसेट, मैच किया। मशीनरी एसेट मैच किया, फर्नीचर, बैंक, सब किया। ऐसे करते करते हम आ गए परचेज में। क्या परचेज का टोटल मैच किया क्या? इसका मतलब ये तो ओपन ही रह गया। ओपन रह गया तो नेक्स्ट ईयर जब जाओगे तो क्या पिछले साल की बुक्स ओपन छोड़ के जाओगे क्या? उसको तो क्लोज करना पड़ेगा। देन परचेज रिटर्न, आइला ये भी खुला ही है, बंद कहां किया इसको? सेल्स, ये भी खुला रह गया, बिकॉज परचेज इज एन नॉमिनल नेचर एक्सपेंस, सेल्स इज एन इनकम नॉमिनल नेचर, परचेज रिटर्न इज अ रिवर्सल ऑफ एक्सपेंस तो नॉमिनल। सिमिलरली सेल्स रिटर्न, तो यार ये सब अकाउंट्स तो आपने क्लोज ही नहीं किया, रह गए ना ओपन। रेंट एक्सपेंस क्लोज नहीं किया, तो इसका मतलब क्या करना पड़ेगा? Before preparing final account, we have to close down these accounts. यानी एक होता है ओपनिंग एंट्री और एक होता है क्लोजिंग एंट्री, ठीक है? एक होता है ओपनिंग एंट्री, सेकंड वन इज क्लोजिंग एंट्री। अब क्लोजिंग एंट्री आप किसके लिए पास करते हो? It is passed for all the incomes and expense account. क्या भैया इस चैप्टर में भी जर्नल होगा क्या? नहीं, बट क्या पता एमसीक्यू वगैरह में कुछ में पूछ ले, तो क्लैरिटी होना चाहिए कि जर्नल क्या हो। बिकॉज इफ जर्नल नहीं पता तो हम लेजर में पोस्टिंग कर कैसे रहे, ठीक है? तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे क्लोजिंग एंट्री पास करेंगे। समझ में आया ना क्यों क्लोजिंग एंट्री पास करना है? ओपनिंग एंट्री क्लियर है क्योंकि पिछला साल का एसेट्स एंड लायबिलिटीज कैरी फॉरवर्ड हो रहा है, बट हमने ओपनिंग एंट्री में इनकम एंड एक्सपेंस तो कैरी फॉरवर्ड नहीं किया, तो क्या किया होगा? हमने क्लोजिंग एंट्री पास की होगी, राइट? तो इसीलिए ईयर एंड में आपके जितने भी इनकम और एक्सपेंस के अकाउंट होते हैं उसके लिए क्लोजिंग एंट्री पास करना होगा। कैसे करेंगे? इट इज पास्ड फॉर ऑल द इनकम्स एंड एक्सपेंस अकाउंट, दैट इज फॉर ऑल द नॉमिनल नेचर अकाउंट। अब अकाउंट को क्लोज करना है, अच्छा ठीक है, ये समझ में आता है। क्लोजिंग एंट्री मींस अकाउंट्स को क्लोज करना है। नाउ दो ही तरह के अकाउंट है, वन इज इनकम एंड अदर वन इज एक्सपेंस, ठीक है? लेट्स फर्स्ट टॉक अबाउट इनकम। इनकम का अकाउंट जब बिजनेस में ओपन किया था तो आपने कैसे ओपन किया? उसको डेबिट करके ओपन किया या क्रेडिट करके? क्रेडिट। फर्स्ट टाइम जब बिजनेस में आपने इनकम के अकाउंट को ओपन किया तो डेबिट किया था या क्रेडिट? इनकम ऑलवेज क्रेडिट होती है। अरे इनकम बढ़ने से क्रेडिट करते हो ना,
तो फर्स्ट टाइम जब इनकम को रिकॉर्ड किया होगा तो क्रेडिट किया, अब उस अकाउंट को मुझे क्लोज करना है तो मुझे क्या करना चाहिए? डेबिट। समझ में आया? एक्सपेंसेस, जब आप बिजनेस में फर्स्ट टाइम एक्सपेंस को रिकॉर्ड करते हो तो क्या करते हो? तो क्लोज करने के लिए क्या करोगे? ये लॉजिक क्लियर है ना? इनकम क्लोज करना है तो डेबिट होगा और एक्सपेंस क्लोज करना है तो क्रेडिट होगा। अब ये समझ में आ रहा है कि इनकम डेबिट हो जाएगा, एक्सपेंस क्रेडिट होगा, लेकिन भाई नीचे में भी तो कुछ होना पड़ेगा ना। अभी आपने एक चैप्टर पढ़ा रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर, कुछ डेबिट हो रहा है कुछ तो क्रेडिट होना पड़ेगा। मैच नहीं हो रहा तो हम क्या यूज कर रहे थे? बट क्या अभी भी सस्पेंस यूज करेंगे क्या? नहीं भाई, सस्पेंस यूज नहीं करेंगे। तो प्रॉपर क्लोजिंग एंट्री तो पास करनी पड़ेगी। अब इनकम है, इनकम कहां जाएगी मेरी? आपको प्रॉफिट निकालना है, दो जगह से आप प्रॉफिट निकाल रहे हो। बिजनेस का दो तरह का प्रॉफिट निकाल रहे हो, एक ग्रॉस प्रॉफिट और एक, तो प्रॉफिट निकलता कैसे? इनकम से एक्सपेंसेस माइनस होगा तभी प्रॉफिट आएगा ना। यानी कहीं ना कहीं जब मैं अपने बिजनेस की इनकम एंड एक्सपेंसेस यहां रिकॉर्ड करूंगा तभी तो मुझे ग्रॉस प्रॉफिट या नेट प्रॉफिट मिलेगा ना। इनकम माइनस एक्सपेंस, यानी जो अभी आपने बोला ना इनकम अकाउंट डेबिट कर दो भैया क्लोज हो जाएगा, अरे डेबिट तो कर दूं लेकिन कुछ क्रेडिट भी तो करना पड़ेगा। अब वो क्रेडिट क्या होगा? या तो ये होगा या फिर ये होगा। हाँ, आगे की कहानी पहुंचेंगे वहां तक भी, बट प्रॉफिट तो है ना। ग्रॉस क्या है नेट क्या सब बताऊंगा, ठीक है। बट अभी पहले क्लोजिंग एंट्री का लॉजिक समझो, ठीक है। मैंने बोला दो चीज को क्लोज करना है मुझे, किसको? इनकम्स एंड एक्सपेंसेस। क्यों क्लोज करना है वो लॉजिक क्लियर है, ठीक है। क्योंकि आप एसेट्स एंड लायबिलिटीज को कैरी फॉरवर्ड करते हैं, इनकम और एक्सपेंस कैरी फॉरवर्ड नहीं होता। तो क्लोज करने के लिए पहले दिमाग को ये ट्रेन करो, एक इनकम होता है एक एक्सपेंस होता है। इनकम फर्स्ट टाइम रिकॉर्ड करते तो हमेशा क्या होता है? क्रेडिट। तो क्लोज करने के लिए हम क्या करेंगे? डेबिट। एक्सपेंसेस फर्स्ट टाइम रिकॉर्ड करते हैं तो डेबिट, क्लोज करेंगे तो क्रेडिट। अब ये करेंगे कहां क्लोज? यहां क्लोज करेंगे, या तो यहां आएगा या फिर यहां आएगा। आए बात समझ में? क्योंकि मुझे यहां दोनों जगह प्रॉफिट ही निकालना है ना। तो यहां प्रॉफिट कैसे निकलेगा? इनकम माइनस एक्सपेंस, मतलब मुझे कुछ इनकम्स यहां लेके आनी पड़ेगी और कुछ एक्सपेंसेस यहां आ जाएंगे। एंड यहां पे भी क्या होगा? इनकम माइनस एक्सपेंस ही तो होगा। तो कुछ इनकम्स मेरी यहां आ जाएगी और कुछ एक्सपेंसेस यहां आएंगे। यहां तक क्लियर है? तो क्लोजिंग एंट्री के लिए ये पास कब होता है? एंट्री कब पास होता है? इट इज पास्ड एट द एंड ऑफ ईयर, at the end of an accounting period. Normally it is 31st March or 31st December, depends upon your business question. कैलेंडर ईयर हुआ तो दिसंबर, फाइनेंशियल ईयर हुआ तो मार्च। क्लियर है? अब देखो क्लोज करना समझते, इनकम क्लोजिंग एंट्री फॉर इनकम। ऊपर इनकम को बांटा था ना हमने, एक ऑपरेटिंग बांटा था और एक नॉन ऑपरेटिंग, बट अब मैं ऐसा नहीं बांट रहा। अब मैं बांट रहा हूं बिजनेस में दो तरह से इनकम है, एक है सेल्स। अब सेल कैन बी सेल ऑफ गुड्स और सेल ऑफ सर्विसेज। गुड्स बेच रहे तो गुड्स का सेल्स आएगा, सेल्स अकाउंट क्रेडिट होता है। सर्विसेज बेच रहे हो तो सर्विसेज में भी सेल्स ही क्रेडिट होगा ना। जिस चीज में आप डील करते हैं जब आप उसमें ट्रांजैक्शन करोगे तो हम जर्नल एंट्री में तो सेल्स ही क्रेडिट करते हैं ना। एंड एनी इनकम अदर देन सेल्स। क्लियर है ना? सेल्स टर्म किसके लिए यूज करते हैं? गुड्स के लिए टर्म यूज करते हैं।
तो अब मुझे इनकम को क्लोज करना है। इनकम को क्लोज करना है। इनकम को क्लोज करने के लिए, इनकम के लेजर को क्लोज करने के लिए डेबिट करना है या क्रेडिट? इनकम के लेजर को क्लोज करने के लिए डेबिट करना है या क्रेडिट? डेबिट। डेबिट, यानी यहां मेरा क्या हो जाएगा? सेल्स अकाउंट डेबिट होगा ना। और यहां पे कोई भी इनकम आ सकती है, डिस्काउंट रिसीव्ड, रेंट रिसीव्ड, कमीशन रिसीव्ड, इंटरेस्ट रिसीव्ड, डिविडेंड रिसीव्ड, प्रॉफिट फ्रॉम सेल ऑफ एसेट्स, एनी इनकम अदर देन सेल्स, वो उधर चली जाएगी। तभी मैं ऐसे ही कोई नाम नहीं लिख रहा, एनी इनकम लिख लिया, कोई भी इनकम, ये भी डेबिट ही होगा, इनकम को क्लोज करना है तो, राइट। अब सेल्स अकाउंट इज क्लोज्ड बाय ट्रांसफरिंग इट टू ट्रेडिंग अकाउंट। सेल्स को हम कहां डाल देते हैं? ट्रेडिंग, यानी ग्रॉस प्रॉफिट निकालने के लिए मेरा सेल्स काम आएगा। वेयर एज नेट प्रॉफिट निकालने के लिए मेरे को बाकी इनकम्स चाहिए, मतलब ये बाकी जितनी भी इनकम्स है आप कहां दिखाओगे? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। समझ में आया? क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं है? नाउ क्लोजिंग एंट्री फॉर एक्सपेंसेस। अब खर्चे दो तरीके के थे, कौन से? डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। डायरेक्ट खर्चा मतलब रिलेटेड टू प्रोडक्शन और प्रोक्योरमेंट ऑफ गुड्स, मतलब परचेज से रिलेटेड। अब नाम में समझना, आपको प्रॉफिट निकालने के लिए दो अकाउंट बनाने पड़ रहे हैं, वन इज ट्रेडिंग, अनदर वन इज प्रॉफिट एंड लॉस। ट्रेड का मतलब, व्हाट डू यू मीन बाय ट्रेड? गुड्स खरीदना और बेचना, उसी को हम ट्रेड करना बोलते हैं। बाइंग ऑफ गुड्स एंड सेलिंग ऑफ गुड्स इज नोन एज ट्रेड, उसी को ट्रेड करना बोलते हैं, राइट। तो नाम क्या है अकाउंट का? ट्रेडिंग। यानी इस अकाउंट में क्या आएगा? सिर्फ ऑल द इनकम्स एंड एक्सपेंसेस रिलेटेड टू गुड्स। गुड्स बेचा तो कहां चला गया? ट्रेडिंग अकाउंट में। देन गुड्स खरीदा तो भी क्या हुआ? ट्रेडिंग अकाउंट। गुड्स खरीदने से रिलेटेड जो भी खर्चे हैं वो भी कहां जाएंगे? ट्रेडिंग, ठीक है, ट्रेड करने के लिए। इज इट क्लियर? उसके अलावा जितने भी खर्चे होते हैं बिजनेस के, सारे मेरे इनडायरेक्ट है, दैट विल बी गोइंग टू प्रॉफिट एंड लॉस। तो एक्सपेंसेस को क्लोज करने के लिए डेबिट करना है या क्रेडिट करना है? क्रेडिट, क्योंकि एक्सपेंस ओपन किया था तो डेबिट था, अब उसको क्लोज करेंगे तो क्या करेंगे? क्रेडिट। क्लियर है? तो एंट्री हो जाएगा ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट टू डायरेक्ट एक्सपेंसेस। क्लियर है? जर्नल नहीं पूछेगा आपसे, बट स्टिल कहीं क्लास में पूछ लिया, वाइवा, एमसीक्यू, फिल इन द ब्लैंक्स, कुछ भी पूछ लिया, तो क्लैरिटी होना चाहिए कि क्लोजिंग एंट्री ये किया है तभी मैं वो लेजर्स बना पा रहे हैं, ठीक है। देन इसके अलावा जितने भी खर्चे हैं मेरे, वो कहां चले जाएंगे? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट टू इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। जितना भी इनडायरेक्ट एक्सपेंस होगा वो बस क्रेडिट होता जाएगा। क्लियर है? आई बात समझ में? क्लोजिंग एंट्री फॉर रिटर्न्स। रिटर्न दो चीज होती है, एक परचेज रिटर्न और एक सेल्स रिटर्न।
ठीक है, एक परचेज रिटर्न और एक सेल्स रिटर्न। क्या ये दोनों ही गुड्स से रिलेटेड है? तो गुड्स से रिलेटेड चीजें कहां जाएगी? ट्रेडिंग अकाउंट में, ट्रेड, राइट। तो गुड्स से रिलेटेड कहां जाएगा? ट्रेडिंग। परचेज रिटर्न जब आपने ये फर्स्ट टाइम अपने बुक्स में ओपन किया होगा, डेबिट किया या क्रेडिट? क्रेडिट। क्लोज करने के लिए क्या करेंगे? कहां जाएगा ये? अभी तो बताया, गुड्स से रिलेटेड कहां जाएगा? तो ये किससे क्लोज होगा? ट्रेडिंग अकाउंट से। तो एंट्री क्या होगा? बस, परचेज रिटर्न अकाउंट डेबिट टू क्योंकि ऐसे अपन को नहीं, मैं चाहता तो मैं आपको डायरेक्ट फॉर्मेट बनवाता, ट्रेडिंग पीएनएल आपको रटवा देता, इधर ये आता है, उधर ये आता है, इधर ये आता है, कुछ 5-7 क्वेश्चन करते हैं, वहां पे रट जाता। लेकिन क्लैरिटी ऑफ कंसेप्ट जरूरी है कि वहां आया कैसे। कल को कोई आपसे पूछ लेगा तो आप बता तो पाओगे कि हमने ये जर्नल एंट्री पास किया होगा इसलिए वहां आया। ठीक है। सिमिलरली सेल्स रिटर्न इज ऑल्सो रिलेटेड टू गुड्स। सेल्स रिटर्न जब हम ओपन करते हैं तो क्या करते हैं? डेबिट। अब क्लोज करेंगे तो कहां जाएगा ये? यस, ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट समझ में आया? क्लियर है? स्टॉक, स्टॉक, स्टॉक बोले तो वैल्यू ऑफ गुड्स लाइंग अनसोल्ड। मैंने ऐसा कब बोला क्लोजिंग स्टॉक? ठीक है। अब ये क्लोजिंग भी हो सकता है या फिर ओपनिंग भी हो सकता है, यानी वैल्यू ऑफ गुड्स लाइंग अनसोल्ड एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर और एट द एंड ऑफ द ईयर। जो बिगिनिंग ऑफ द ईयर होता है उसको हम बोलते हैं, वेयर एज एंड ऑफ द ईयर को हम अकाउंटिंग, अकाउंटिंग का डेफिनेशन याद है किसी को? किसी को? हाँ, इट इज एन आर्ट ऑफ आइडेंटिफिकेशन ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस which can be measured in terms of money, then we do recording, classifying, summarizing। यानी सबसे पहले it has to be a transaction, and transaction का मतलब होता है इनफ्लो और आउटफ्लो कुछ ना कुछ होगा, तब हम उसको ट्रांजेक्शन बोलते हैं। क्लियर है? जैसे आप गुड्स सेल करते हो तो क्या होता है? गुड्स जा रहा है, बदले में या तो डेटर आएगा या फिर कैश आएगा ना। गुड्स हम बाई करते हैं तो टू वे कम्युनिकेशन है। बट ओपनिंग स्टॉक, क्या ये कोई ट्रांजैक्शन है क्या? कोई ट्रांजैक्शन नहीं। इट इज अ रिजल्ट ऑफ प्रीवियस ईयर क्लोजिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक कोई ट्रांजैक्शन होता है क्या? ये तो क्या है, जस्ट पिछला साल का जो क्लोजिंग स्टॉक था उसको आप ब्रॉट डाउन करते हैं, उसी को हम ओपनिंग स्टॉक बोलते हैं। तो इसका मतलब ओपनिंग स्टॉक को तो जस्ट ब्रॉट डाउन करना है। एंड ओपनिंग स्टॉक बिजनेस के लिए एसेट है। ओपनिंग स्टॉक बिजनेस के लिए एसेट है। ओपनिंग स्टॉक कभी भी एसेट की तरह ट्रीट करते हैं हम लोग, बट वो एसेट नहीं है प्रैक्टिकली, वो खर्चा हो चुका है। तो प्रैक्टिकली आप क्या करते हैं, जब आप ये कहने से ओपनिंग स्टॉक भी तो गुड्स ही है, गुड्स। तो जब तक आप करंट ईयर का परचेज और सेल्स एडलेस करोगे, किस में एडलेस करोगे? ओपनिंग स्टॉक भी तो काउंट करना पड़ेगा ना, कि आपके पास स्टार्टिंग ऑफ द ईयर में कितना गुड्स था, आपने और कितना परचेज किया, उसमें से कितना बेच दिया, तभी जाके आपको क्या मिलेगा? क्लोजिंग स्टॉक। स्टार्टिंग ऑफ द ईयर में कितना गुड्स था, फिर और कितना गुड्स खरीदा पूरे साल में, उसमें से कितना गुड्स बेच दिया, और अभी भी जो पड़ा है दैट इज योर क्लोजिंग स्टॉक ना। तो क्लोजिंग स्टॉक भी ट्रांजैक्शन थोड़ी है, इट इज एन इवेंट। इवेंट का मतलब होता है जब आप बहुत सारे ट्रांजैक्शंस का नेट रिजल्ट निकालते हैं, इट इज नोन एज इवेंट।
That's why gross profit, net profit is not a transaction, it is a event, it's a result. इनकम माइनस एक्सपेंसेस करते हैं तो हमें ग्रॉस प्रॉफिट मिल रहा है, इनकम माइनस टोटल एक्सपेंसेस ऑफ ए बिजनेस कर रहे हो तो आपको क्या मिल रहा है, नेट प्रॉफिट। तो इट इज ऑल्सो एन इवेंट। आई बात समझ में? तो ओपनिंग स्टॉक इज अ गुड्स जो मेरे बिजनेस में पिछले साल पड़ा था। अब जब मैं करंट ईयर का परचेज तो मुझे उसमें ऐड करूंगा और करंट ईयर की सेल्स माइनस करूंगा तभी तो क्लोजिंग मिलेगा ना। क्लियर है ये चीज? तो परचेज और सेल्स में कहां लेके चला गया, ट्रेडिंग अकाउंट में। तो ओपनिंग स्टॉक भी मुझे कहां दिखाना पड़ेगा, ट्रेडिंग अकाउंट में। ओपनिंग स्टॉक पिछले साल तक मेरे लिए, लास्ट ईयर तक ये क्लोजिंग था, मेरे लिए एसेट था। अब जब मैं नेक्स्ट ईयर आ चुका हूं, इट इज एन एक्सपेंस फॉर मी, इट इज एन एक्सपेंस फॉर मी, क्योंकि मेरा इस पे पैसा लग चुका है। आई बात समझ में? तो एक्सपेंसेस जब आप रिकॉर्ड कर रहे हो, क्या इसको हम क्लोज कर रहे हैं, क्या हम इसको रिकॉर्ड कर रहे हैं? क्लियर है? तो ओपनिंग स्टॉक खर्चा, एक्सपेंसेस क्या होते हैं, डेबिट। ओपनिंग स्टॉक डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट। क्लोजिंग स्टॉक की कहानी थोड़ी और समझेंगे, बट ठीक है अभी एक बार का लिख लेंगे यहां पे, फिर और ब्रेकअप करेंगे। क्लोजिंग स्टॉक ट्रांजैक्शन है या इवेंट है? इवेंट। तो क्लोजिंग स्टॉक का ओपनिंग एंट्री होगा या क्लोजिंग एंट्री होगा? क्लोज कब करते हैं हम कोई भी अकाउंट को? क्लोज कब करते हैं? जब पहले खोला होगा तभी क्लोज करते हो क्या? क्या कभी बिजनेस में क्लोजिंग स्टॉक खोला क्या? वो तो अभी फाइंड आउट कर रहे हो ना आप ईयर एंड में। तो जब आपने किसी अकाउंट को खोला ही नहीं तो क्लोज कैसे करोगे? इट इज एन इवेंट एंड इट इज फर्स्ट टाइम रिकॉर्डेड, मतलब इसका हमेशा पहला एंट्री होता है। देयर इज नो क्लोजिंग एंट्री फॉर ए क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक का क्लोजिंग एंट्री हो ही नहीं सकता। क्लोजिंग एंट्री किसका होता है? जो अकाउंट पहले ओपन किया, लेकिन ये तो इवेंट है, हमने पहले कभी खोला ही नहीं होगा, हम तो अभी निकाल रहे हैं ना क्लोजिंग स्टॉक, राइट? तो इट इज अ इवेंट नॉट ए ट्रांजेक्शन, ये ध्यान रखना। इट इज एन इवेंट नॉट अ ट्रांजेक्शन। इफ आप मेरे नोट्स थोरली रिवाइज करोगे, ट्रस्ट मी एक डाउट भी नहीं बचेगा जहां से क्वेश्चन घुमा के पूछा और आप नहीं सकोगे। बट आप नहीं करोगे रिवाइज, आप रिलाई करोगे प्रैक्टिकल क्वेश्चन कर रहे हैं बस क्वेश्चन सॉल्व कर लिया, मोर देन एनफ है। अकाउंट्स में कभी भी ऐसा नहीं है, आपको क्यूमुलेटिव रिवीजन, प्रॉपर रिवीजन चाहिए हर एक टर्म्स का, लॉजिक का, क्वेश्चन अपने आप हो जाएगा। क्लियर है? तो इट इज एन इवेंट नॉट ट्रांजेक्शन। तो इस इवेंट को हम रिकॉर्ड कैसे करते हैं? देखो मैं सिर्फ यहाँ एक ही सिनेरियो पकड़ रहा हूं, फिर मैं क्लोजिंग स्टॉक को थोड़ा और ब्रेकअप करूंगा क्योंकि वहां पे मुझे दो चीजें सिखानी है। बट 99% केसेस में जो अपन अभी लिख रहे हैं वही होगा। वो एक पर्सन के लिए मुझे इसका ब्रेकअप सिखाना पड़ेगा। क्लोजिंग स्टॉक में फर्स्ट टाइम रिकॉर्ड कर रहा हूं, तो क्लोजिंग स्टॉक बिजनेस के लिए डोंट यू थिंक इट्स एन एसेट एज वेल एज इट इज माई फ्यूचर इनकम ऑल्सो? एसेट, एसेट तो है ही, चलो कोई बात। एसेट है तो एसेट्स कैसे रिकॉर्ड करते हैं? एसेट्स कैसे रिकॉर्ड करते हैं? डेबिट, धूप धूप, क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिट। ठीक है? अब ये स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक, ये भी तो गुड्स है ना, तो गुड्स कहां चला जाएगा मेरा? ट्रेडिंग अकाउंट। तो क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट। यहां तक समझ में आया? अब मुझे ये बता पाओगे आप लोग, क्लोजिंग स्टॉक इवेंट है तो इट्स ए रिजल्ट, ये रिजल्ट फाइंड आउट कैसे किया? एक चीज समझना, सपोज
आप लोग रेडीमेड गारमेंट्स का बिजनेस करते हैं, ठीक है, टी शर्ट्स बेचते हो, ठीक है, कस्टमाइज टी शर्ट या कुछ भी बेचते हो। प्रीवियस ईयर एंड में 31 मार्च को आपके बिजनेस में कुछ टी शर्ट पड़ी रह गई, बिकी नहीं, वही छोड़ दोगे ना, अगले साल थोड़ी बेचेंगे उसको, कैरी फॉरवर्ड करेंगे, इट्स एन एसेट। तो वो मेरी ओपनिंग स्टॉक है। सपोज मेरे पास 100 टी शर्ट्स थी एट द रेट ₹200 ईच, ठीक है। देन ड्यूरिंग द ईयर मैंने क्या किया, कुछ परचेज भी किया। 500 टी शर्ट्स एट द रेट ₹150 ईच, महंगी वाली खरीदते हैं, 300 ईच, ठीक है, ये किया आपने। फिर ड्यूरिंग द ईयर सेल भी तो किया होगा हमने, सेल्स भी किया, चलो। अच्छा, सेल से पहले जब ये 500 टी शर्ट आई उसमें से कुछ पसंद नहीं आई मुझे, खराब क्वालिटी की थी, तो रिटर्न कर दिया हमने। 50 टी शर्ट्स एट द रेट ₹300, ये 50 टी शर्ट उसमें से हमने क्या किया, रिटर्न कर दिया। फिर कुछ हमने बेची, कितनी बेच दें, 400 टी शर्ट बेच देता हूं एट द रेट ₹1000 ईच। ऐसे कोई नहीं क्या लेगा, जाके जब ब्रांडेड लेके आते हो तुमको क्या लगता है कॉस्टिंग कितना होगा उसका, लूसी एंड गुवाना लिखा हुआ रहता है, एलपी लिखा हुआ रहता है, लुई विटॉन लिखा हुआ रहता है, क्या लगता है तुमको उसकी कॉस्टिंग क्या होगी। जो बढ़िया से लेके आते हो 5000 7000 10,000 रुपए में, 1500 2500, क्या होगी उसकी कॉस्टिंग, हाँ, कुछ नहीं होती है कॉस्टिंग, सब ब्रांड वैल्यूएशन है, ऐसे ही प्रॉफिट मार्जिन होता है। तो तुम जो थम्स अप खरीदते हो 50 रुपया, वो डाइट कितना का आता है एक बॉटल, नहीं नॉर्मल पेप्सी या थम्स अप के जो 40 का भी आता है, क्या लगता है उसकी कॉस्टिंग क्या है, पागल है क्या, 10 रुपए, अबे 1.5 से 2 रुपए इसकी कॉस्टिंग है। हाँ, धंधा करने के लिए तो गुर्दा चाहिए। हाँ, बस उसके बाद उसका पानी है और कुछ नहीं है। पानी की क्या कॉस्टिंग है, बहुत सस्ती होती है। देखो बहुत कुछ एड ऑन हो जाता है, बहुत कुछ एड ऑन होता है, लेकिन आप जितने में खरीदते हो ना मार्जिन इतना रहता है, ठीक है। तो हमने सेल किया 400 टी शर्ट एट द रेट 1000 ईच। अब प्रॉब्लम भी तो यही है ना, कुछ जान पहचान के लोग 10 टी शर्ट्स एट द रेट 1000 ईच, रिटर्न हो गया, रिटर्न कर दिया तो कर दिया, राइट। कैन यू टेल मी क्लोजिंग स्टॉक in quantity, in value? Yes, please. करो करो, क्वांटिटी वाइज आपने बोला 760, ठीक है जी, लिख लेता हूँ। सेल होने के बाद 160 मुझे नहीं पता, आपने आंसर बोला मैंने लिख दिया। 760 क्लोजिंग स्टॉक है मेरे पास, घूम जाएगा मेरा माथा। 100 टी शर्ट था, 500 मैंने और खरीदा, 600 टी शर्ट, 50 रिटर्न कर दिया, तो 550 बचा मेरे पास। 550 में से 390 टी शर्ट ही तो नेट बेचा है मैंने, बढ़ कैसे रहा है, पैदा हो रहेगा वो। 550 से 390 गया तो 160 यूनिट ही तो बचेगा ना मेरे पास, इतनी टी शर्ट ही तो बचेगी। अरे समझ में आया क्या, वैल्यू 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 प्लीज, वैल्यू वैल्यू, आई नीड वैल्यू।
I need value, only value. 15,000 भाई जब तक है ना पेन पेपर यूज नहीं करोगे, वैदिक मैथ्स लगा रहे हो, ना हो पाएगा। नॉर्मल बिजनेस है, तुमसे ये पूछा मैंने कि तुम्हारे बिजनेस में कितना गुड्स पड़ा होगा और उसका वैल्यू कितना होगा, वही तो पूछा मैंने। अरे तुम्हारी दुकान होती तो तुम कुछ ऐसे ही करते ना, ये ट्रांजैक्शन करते या नहीं करते, तो इसका क्लोजिंग स्टॉक कैसे निकालते तुम? किसी ने आंसर दिया मुझे 38, आई एम वेटिंग फॉर मोर आंसर्स। 50 मेरे को वैल्यू चाहिए बाबा। वैल्यू लिखा होगा 300 रुपए, 300 वाला माल खरीदा, 300 में रिटर्न करूंगा ना, 300 का माल 300 में रिटर्न। बताइए जी, किसी ने बोला 38,000, और कोई आंसर? तुम धंधा मत करना। भाई आपको जो बताना है बताओ, मेरे को टोटल वैल्यू बताओ। उसका टोटल परचेस का 1,35,000 निकालो ना, तो मेरे को मत बताओ, खुद निकालो। 1,45,000 वो 50 मीडियम भी कितना है 1,50 रुपए का टोटल है 1,60 20,000 1,00,000 वो 500 में 500 300 वो अलग है यार 20,000 वो तो उसका गुड स्टॉक है वो तो 200 का है आई एम वेटिंग फॉर आंसर्स। इतना सिंपल सा चीज नहीं कर पाओगे तो क्या करोगे? कुछ तो वैल्यूज निकलेगा। इधर 23500 या फिर 25500 मैं लिखता जाता हूँ 23500 या फिर और एक जीरो अरे पागल होगी क्या? 2,35,000। पता नहीं यार है बस चैट जीपीटी इज रॉन्ग। कैलकुलेटर तो वो यूज करना नहीं आता आपको। ये देखो भैया ये एक बात सोचो लॉजिकली, इससे इजी एग्जांपल लूं। ठीक है, जो नहीं निकाल रहा वो ठीक है, बाकी दूसरा लॉजिक और इजी एग्जांपल। सपोज आपके पास 10 पैकेट मैगी था, ठीक है, लॉकडाउन का समय है, 10 पैकेट मैगी घर पे रखा हुआ था, @10 रुपए का एक। ठीक है, आपने लॉकडाउन को अपॉर्चुनिटी समझा, आपने और 100 पैकेट मैगी खरीद लिया ₹10 ईच, यानी 100 रुपए का मैगी तो था ही, और कितना खरीद लिया? 1,000 रुपए का मैगी और खरीद लिया। फिर आप सोसाइटी में रहते हो, अब स्टॉक तो आपके पास ही है, और उस टाइम इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं था, सवेरे दोपहर शाम भूखी लग रही थी और कुछ था नहीं, तो आपने अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाया, 70 पैकेट मैगी टोटल बेच दी ₹20 ईच। 100 नहीं देगा कोई, मारेगा और पत्थर से मारेगा। 100% मार्जिन बहुत होता है, 10 रुपए में भी मार्जिन था 20 में बेच रहे हो। अरे वो ब्रांड वैल्यूएशन है, लेकिन मैगी का सेलिंग प्राइस एक्चुअली 10 रुपए है, तुम ऑलरेडी उससे डबल ले रहे हो, तो कोई देगा नहीं ना। जैसे आप लोग हिली स्टेशन में घूमने जाते हैं, तो वहां पे ऊपर जो खाने का मिलता है ना, वो एमआरपी से हायर वैल्यू में मिलता है। इसका मतलब ये नहीं वो तुमसे 5,000 10,000 ले ले उस प्रोडक्ट का, अब 10 से 15 ले, 10 का 20 ले लेगा, उससे ज्यादा तो नहीं होगा ना। तो हमने कितना का बेच दिया?
तो कोई आपसे पूछे क्लोजिंग स्टॉक आपके पास कितना है, 40 पैकेट मैगी है, 400 10 पैकेट बांटना। 110 था, 70 बेच दिया तो तुम्हारे पास 40 पैकेट बचा हाँ, एट द रेट, 10 रुपये। अबे 10 रुपए का ही बचेगा ना तुम्हारे पास, 400 रुपए का क्लोजिंग स्टॉक हुआ ना। तो यही लॉजिक तो आपको ऊपर वाले एग्जांपल में लगाना है। 35,000 पड़ता है। क्लोजिंग स्टॉक 35,000 है। कैसे वो कैसे ये लॉजिक समझ में आया, तब ऊपर वाले में क्यों नहीं बता पा रहे हो? क्या चीज ये गलत है? नहीं नहीं ऋषि का सेट तेरा भैया 1 सेकंड हो गया रुक जाओ वेट गिव मी टाइम अरे कहाँ रे तुम लोग, क्या हो गया वेट कितना बेसिक सा चीज है ये तो। एक बात सोचो, जब मैंने टी शर्ट, हाँ जब आपने टी शर्ट्स बेची होगी तो पहले ओपनिंग स्टॉक में से बेची होगी या लेटेस्ट परचेज में से? ओपनिंग स्टॉक। ऑब्वियसली हमने पहले वही बेचा होगा ना, ठीक है। तो हमने टोटल 390 यूनिट्स बेच दिया, जिसमें से ओपनिंग 100 पूरा बिक गया। क्यों नहीं बिका होगा? दैट्स द लॉजिकल एजम्पशन इन अ बिजनेस, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। फीफो ही होता है बाबा, जब कुछ नहीं बिका होगा तो फिर क्वेश्चन खुद बताएगा। और वैसे भी क्वेश्चन आपको क्वांटिटीज पे आएगा ही नहीं, क्वांटिटी तो जस्ट मैं एक कंसेप्ट डालने के लिए यूज कर रहा हूं ताकि एटलीस्ट आप निकाल पाओ थोड़ा बहुत, ठीक है। क्वांटिटी तो होता ही नहीं है आपके क्वेश्चंस में, कहीं पे भी क्वांटिटी नहीं दिया हुआ रहेगा। तो हमारे पास जो भी स्टॉक पड़ा है, मतलब 160 यूनिट्स पड़ा है एट द रेट रुपीज, कौन सा वाला पड़ा होगा? 300 रुपए वाला ही होगा ना। कितना आया? 48,000, दैट इज योर क्लोजिंग स्टॉक। अब क्यों ऐसा हुआ समझना, आप ये भी कर सकते थे भैया, अब समझना थोड़ा सा। ओपनिंग स्टॉक था हमारे पास 20,000 का रुपीज टर्म में, ठीक है, प्लस परचेज किया आपने कितना, इसमें से मैं रिटर्न्स हटा दूं, कितना रिटर्न, तो यही तो मेरा नेट परचेज है, यही तो मेरा नेट परचेज हुआ ना। 1,50,000 का परचेज किया, उसमें से 50 यूनिट जो रिटर्न कर दिया वो हट जाएगा, तो ये मेरा नेट परचेज है। यानी मेरे पास बिजनेस में टोटल इतना गुड्स था 1,55,000 रुपीज का। अब आप लोग बोलोगे भैया माइनस सेल्स कर दो, ठीक है, चलो मैं सेल्स करता हूं। सेल्स कितना है? 390 यूनिट्स इंटू 1000, कितना हो गया? 3,90,000, है ना। सेल्स तो यही किया था ना आपने, 390 यूनिट्स इंटू 1000 रुपीज में एक, ठीक है। आइला नेगेटिव चला गया, क्या पॉसिबल है? स्टॉक कभी भी नेगेटिव हो ही नहीं सकता, पहला बात तो ये समझ में आया लॉजिक। अरे मैं यहां से एक कंसेप्ट मेरे को कनेक्ट करना है, इसका मतलब इस 1,000 रुपए में तो प्रॉफिट भी जुड़ा हुआ है ना। ओपनिंग स्टॉक कॉस्ट पे है, परचेज कॉस्ट पे है, तो सेल्स भी हम क्या लेंगे? कॉस्ट लेंगे। इसको अपन बोलते हैं कॉस्ट ऑफ सेल्स या कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। कितना होगा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड? 390 इंटू, अब इसमें अलग अलग होगा ना, पहले 200 यूनिट्स बेचा हमने, कितना वाला? 200 वाला, एंड 190 यूनिट्स, सॉरी 100 यूनिट्स बेचा हमने 200 यूनिट्स वाला, एंड 300 यूनिट्स बेचा 300 वाला, और माइनस 10 यूनिट्स रिटर्न हो गया ना।
अरे टोटल 400 यूनिट्स बेचा था आपने, जिसमें से 100 यूनिट्स ओपनिंग वाला एंड 300 यूनिट्स परचेज वाला होगा, और जो बाद में बेचा है वही रिटर्न आया, तो माइनस 10 यूनिट्स 300 रुपए करके। तो आपके पास क्या चीज कर सकते थे, कोई दिक्कत नहीं, बट मेरे को समझाना है कि सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न होता है। तो यहाँ वैल्यू कितना आ जाएगा, बोलिए 390 इंटू, मतलब वैल्यू निकाला था ना आपने, इधर आंसर आ रहा है 48,000 ना, माइनस करने के बाद 48,000 आ रहा है, तो वैल्यू बता दो ना उल्टा करके। क्या चीज, हाँ क्या चीज, रिटर्न किया ना उसने, सेल्स रिटर्न, वो तो सेल्स में से माइनस हो जाएगा ना, हम तो नेट सेल्स लेंगे, 390 यूनिट्स ही तो लेना है, ठीक है। तो यहाँ पे वैल्यू कितना आ रहा है, 1,07,000। हाँ टोटल तो 400 यूनिट्स बेचा ना, 100 यूनिट्स ओपनिंग वाला और 300 यूनिट्स करंट ईयर का परचेज में से, तभी तो 400 होगा, और फिर 10 यूनिट्स रिटर्न हो गया तो माइनस हो गया। क्लियर है, क्योंकि जो लेटेस्ट बेचा होगा पहले ओपनिंग वाला बिक गया, और फिर जो बाद में बिक रहा है वही तो रिटर्न आएगा ना, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट के मेथड के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो यहाँ पे यूनिट्स तो भूल ही जाओ, ठीक है। ये कंसेप्ट पे ध्यान रखो कि हम लोग कॉस्ट ऑफ सेल्स माइनस करें, जब मैंने पहले सेल्स माइनस किया तो गलत आ रहा था ना, क्योंकि यही होता है क्लोजिंग स्टॉक निकालने का तरीका। बट यहाँ पे एक चीज समझो कि ये जो क्लोजिंग स्टॉक है ये किस वैल्यू पे, डोंट यू थिंक इट इज योर कॉस्ट वैल्यू, इट इज योर परचेज वैल्यू, दैट इज योर कॉस्ट वैल्यू, ठीक है, आप उसमें दिखा रहे हो। लेकिन प्रूडेंस कंसेप्ट क्या था, anticipate all future expenses and losses, ignore all incomes and gains. Suppose the market value of this stock, जो मेरे पास पड़ा है दुकान में, जितने टी शर्ट्स मेरे पास पड़ी है, the market value of that stock is 45,000, तब आप क्लोजिंग स्टॉक को किस वैल्यू पे दिखाते हैं, मार्केट वैल्यू ऑफ योर क्लोजिंग स्टॉक इज 45,000, तब हम क्लोजिंग स्टॉक को किस वैल्यू पे दिखाते हैं। सपोज द मार्केट वैल्यू ऑफ योर क्लोजिंग स्टॉक इज 55,000, दोनों में सेम कैसे हो सकता है, तो प्रूडेंस का वायलेशन हो गया। प्रूडेंस क्या बोलता है, एंटिसिपेट ऑल फ्यूचर एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, इग्नोर ऑल इनकम्स एंड गेन्स। मेरे बिजनेस में जो स्टॉक है उसकी वैल्यू है 48,000, बट जो नेक्स्ट ईयर बेच के मुझे मिलने वाला है, दैट इज द मार्केट वैल्यू और नेट रियलाइजेबल वैल्यू, वो है 45,000, यानी अगले साल मुझे 3,000 का नुकसान हो सकता है। प्रूडेंस तो बोलता ही है ना, एंटिसिपेट ऑल फ्यूचर एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, इफ फ्यूचर का कोई भी एक्सपेंसेस एंड लॉसेस है उसको आज ही बुक कर लो, दैट्स व्हाई हम लोग क्लोजिंग स्टॉक को दिखाएंगे 45,000। इफ द वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक जो हम नेक्स्ट ईयर रियलाइज कर सकते हैं इज 55,000, बट इट इज हायर देन द प्रेजेंट वैल्यू, मतलब हमें प्रॉफिट होगा, प्रूडेंस मना ही कर देता है कि प्रॉफिट को आज रिकॉग्नाइज नहीं करना, तब हम किस पे दिखाएंगे, 48,000 में। दैट्स द कंसेप्ट, क्लोजिंग स्टॉक इज वैल्यूड एट कॉस्ट और नेट रियलाइजेबल वैल्यू विच एवर इज लोअर। बेसिक क्लास में जो हमने नोट्स लिखा था वहां पे भी ये लाइन लिखी थी, दैट क्लोजिंग स्टॉक इज वैल्यूड एट कॉस्ट और नेट रियलाइजेबल वैल्यू विच एवर इज लोअर, ध्यान रखना। तो ये जो क्लोजिंग स्टॉक हम निकालते हैं ना इवेंट, इसको हमें कंपेयर भी करना पड़ता है एनआरवी के साथ में। तो आपके लेवल पे वो क्वेश्चंस नहीं है, बट हाँ छोटा क्वेश्चन बना सकते हैं, ट्रू और फॉल्स, एमसीक्यू, इस टाइप का क्वेश्चंस बन सकता है, तो वहां ध्यान में रखना है। क्लियर है, लिखाया नहीं मैं, नेक्स्ट क्लास में अभी तक मेरे को क्लोजिंग स्टॉक में और टच करना है, बिकॉज वहां पे मुझे एडजस्टेड परचेज का कंसेप्ट सिखाना है। ट्रायल बैलेंस के अंदर क्लोजिंग स्टॉक हुआ तो क्या करते हैं, ट्रायल बैलेंस के बाहर हुआ तो क्या करते हैं, वो सारी चीजें सीखनी है, तब जाके मैं एक कंसेप्ट बिल्डअप मेरा खत्म होगा, मैं आपको ट्रेडिंग, पीएनएल, बैलेंस शीट तीनों बता पाऊंगा। क्लियर है, दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।